नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स में नॉमेनक्लेचर की जो बात करते हैं वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है डी एल नॉमेनक्लेचर और सेकेंड होता है आर एस नॉमेनक्लेचर। मतलब ऑप्टिकल के लिए दो तरह का नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, एक डीएल दूसरा आरएस। ऑप्टिकल की बात क्या होती है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ए कंपाउंड है बी और एक कंपाउंड है सी, तीनों का आयोपैक नेम सेम है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ए को एक कंटेनर में डाल दूं और इससे लाइट पास करूं तो मैंने ऐसा देखा कि इस पर्टिकुलर से लाइट एक्सेस निकल जा रही है। लेकिन अगर यही काम मैंने बी के सॉल्यूशन के साथ किया तो मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं सी का सॉल्यूशन लूं और इससे लाइट पास करूं तो देखा मैंने ये लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो इसका अगर तीनों का आयोपैक नेम सेम है लेकिन लाइट के अलावा अगर बिहेवियर अलग अलग है तो इसका मतलब जो बात करेंगे वो बात होगा ऑप्टिकल। और अगर ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं और मैंने कहा आयोपैक नेम सेम है तो इसका उन पर्टिकुलर को कैटेगराइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नाम देना होगा जिस नाम के बेसिस पर भी यहाँ भी अलग कर सकें। तो यहाँ भी कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं और वहाँ पे होता है आर एस नोमेनक्लेचर क्लेम और डी एल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू दो नोमेनक्लेचर हैं, एक डी एल और दूसरा आर एस। और ज्योमेट्रिकल का पॉइंट ऑफ व्यू तीन नोमेनक्लेचर हैं, एक है सिस ट्रांस, एक है सिन एंटी और एक है ई जेड। क्लियर। तो यहाँ पहले चेक करते हैं डी एल नोमेनक्लेचर। डी एल नोमेनक्लेचर की बात सबसे पहले किया था फिशर ने, क्योंकि फिशर ने सुगर्स के ऊपर काम किया और सुगर्स काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे अगर मान लो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, सुक्रोज की बात करें नंबर ऑफ कार्बन 12 है, फ्रक्टोज की बात करें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो इसका जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिखना है। क्लियर। और जैसे अगर मान लो मैंने ग्लूकोज ही ले लिया तो इसका अगर ये है CHO CH2OH OH OH H OH, यहाँ पे H OH H और H। तो इसका इस पर्टिकुलर ग्लूकोज में अगर आप ध्यान से देखो इसका मतलब 1 2 3 और 4 स्टीरियो सेंटर है। और अगर 4 स्टीरियो सेंटर है तो टोटल अगर आप आइसोमर की बात करें तो आइसोमर की वैल्यू आएगी 16। तो इसका अगर सिस्टम में 16 आइसोमर्स हैं और सभी एजेस हैं, सभी का आयोपैक नेम सेम है, तो इन 16 को अगर कैटेगराइज करना हो, अलग अलग करना है तो इसका हमें कुछ ऐसा नॉमेनक्लेचर यूज करना होगा जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएं। क्लियर। तो इन्होंने फिशर ने ये बोला कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे OH को अगर राइट हैंड साइड में लिखूंगा तो इस पर्टिकुलर को कहेंगे D, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा L। क्लियर। और हमेशा मॉलिक्यूल करेक्ट फिशर में लिखा होना चाहिए। तो करेक्ट फिशर का मतलब ये होता है कि एक होगा वर्टिकल लाइन, एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हमेशा कार्बन का स्केलेटन होना चाहिए, कार्बन का स्केलेटन होना चाहिए, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर। टॉप मोस्ट पोजीशन, यह टॉप मोस्ट पोजीशन, और इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। हैविंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। और ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पे दूसरा कोई एटम या ग्रुप होना चाहिए। मेनली OH हो सकता है या मेनली NH2 हो सकता है, क्योंकि डीएल नोमेनक्लेचर मेनली दिया गया था सुगर्स के लिए। सुगर का बेसिक डेफिनेशन है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका अगर वो एल्डिहाइड है तो यहीं पे टॉप मोस्ट पोजीशन होगी, और अगर वो कीटोन है तो इसका मतलब वो होगा CH2OH और यहाँ पे होगा CO और उसके बाद कार्बन की मेन चेन। जैसे अगर मान लो आपने फ्रक्टोज की बात किया तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ले लिया। तो इस फ्रक्टोज में ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसका कार्बन हमेशा ही वर्टिकल लाइन पे लिखा जाएगा और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपके OH लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसी को डेराइव किया अमीनो एसिड के लिए तो अमीनो एसिड का बेसिक डेफिनेशन होता है अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। जब मतलब ये हमने COOH ले लिया, ये फर्स्ट, दिस इज 0, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा, दिस पोजीशन NH2, यहाँ H और यहाँ मान लो कोई भी R। क्लियर। अगर एलानिन की बात करें तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा CH3।
तो इसका मतलब आपने 1 2 3 तीन कार्बन लंबी चेन ले ली और ये चेन ले ली वर्टिकल पोजीशन पे, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपका आ गया NH2 और H। क्लियर? अगर NH2 राइट हैंड साइड में लिखा जाता है तो इस पर्टिकुलर के लिए बोला जाएगा D, लेकिन NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाए और मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे लिख दूं और ये स्ट्रक्चर बना लो, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है L। तो मेनली डीएल नोमेनक्लेचर की बात की गई थी शुगर्स के लिए और अमीनो एसिड्स के लिए। शुगर में अगर राइट हैंड साइड में OH को लिखता हूँ तो ये पर्टिकुलर है D, L, D और D, लेफ्ट में L राइट में D। इसके लिए यहाँ पे क्या करोगे L, D, D। लेकिन जहाँ पे कायरलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर के लिए हमें डीएल नोमेनक्लेचर की बात भी नहीं करनी है कि डीएल नोमेनक्लेचर इज ओनली यूज्ड फॉर कायरल कार्बन। क्लियर? तो एक आता है डीएल नोमेनक्लेचर और एक आता है डी ग्लूकोज। क्लियर? एक आता है डी फ्रक्टोज। तो जब हम बात करें डी मॉलिक्यूल्स की तो डी मॉलिक्यूल्स में ऐसा कहा गया कि लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर में हो जाएगा डी मॉलिक्यूल। जैसे अगर इसी की बात करें तो हो जाएगा डी ग्लूकोज, लेकिन अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता तो ये मॉलिक्यूल होता L मॉलिक्यूल। क्लियर? लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर का अगर मैं मिरर इमेज लूं, मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लूं, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा उसी मॉलिक्यूल का L फॉर्म। जैसे अगर मैंने ये ग्लूकोज ले तो ग्लूकोज का अगर मैंने L ग्लूकोज बनाना है तो इसका इसी का मिरर इमेज लेना होगा, इसी का मिरर इमेज लेना होगा। और ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना ये मॉलिक्यूल है L ग्लूकोज। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में OH को देखता हूँ, लेकिन ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब वो L फॉर्म तो है लेकिन ग्लूकोज का L फॉर्म नहीं है बल्कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल का L फॉर्म है। जैसे अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल ऐसा लिखता कि ये CHO, यहाँ पे आपने CH2OH कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया, ये H हो गया, लेकिन यहाँ पे हम OH 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 और ये H H H ले लेते हैं, तो इसका सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पे सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पे, क्लियर? सेकंड लास्ट पोजीशन है, बल्कि लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो ये मॉलिक्यूल तो L मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो L मॉलिक्यूल है, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि ग्लूकोज का स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्लियर? सेकंड पे D होना चाहिए, थर्ड पे L होना चाहिए, फोर्थ पे D होना चाहिए, फिफ्थ पे भी D होना चाहिए, और यही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। और इस पर्टिकुलर का जो मिरर इमेज ले रहे हैं इस मॉलिक्यूल इज L ग्लूकोज। लेकिन ये दोनों आप ये और ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। तो डीएल नोमेनक्लेचर फिर से बोल रहे हैं मेनली दो चीज़ों के लिए यूज हुआ था, एक यूज हुआ था अमीनो एसिड के लिए, एक यूज हुआ था शुगर्स के लिए। और इसमें जो बातें हमें हमेशा दिमाग में रखनी है वो ये है, वर्टिकल लाइन कार्बन का रिप्रेजेंट करेगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्लियर? ये हो सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इस पोजीशन पे हमेशा NH2 या OH होगा। अगर राइट हैंड साइड में लिखा जाए इसका मतलब D, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाए इसका मतलब L। क्लियर? लेकिन मेन जो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं ऑप्टिकल में वो बात होती है RS नोमेनक्लेचर की। और RS नोमेनक्लेचर में अगर बात करें कि RS नोमेनक्लेचर इन फ्लाइंग वेस्ट, अगर फ्लाइंग वेस्ट में अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा हो और इस पर्टिकुलर का RS नोमेनक्लेचर देना है तो सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि जो भी एटम या ग्रुप प्लेन के पीछे है, प्लेन इस पर्टिकुलर का एनालाइज करें कि क्या वो सबसे लो प्रायोरिटी की है या वो हाई प्रायोरिटी की है या इसके बीच की है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमेशा लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लो प्रायोरिटी ग्रुप्स को हमेशा हम पीछे लेके चलते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता COOH, यहाँ पे होता H, यहाँ पे होता CH3 और यहाँ पे होता मान लो OH। क्लियर? तो हमें नोमेनक्लेचर की प्रायोरिटी नहीं देखनी है, बल्कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था EZ नोमेनक्लेचर। तो EZ नोमेनक्लेचर में जो प्रायोरिटीज हैं वही प्रायोरिटीज आपकी RS नोमेनक्लेचर में आते हैं कि हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है जो डायरेक्टली अटैच एटम का है। उस एटॉमिक नंबर में अगर डिफरेंस है तो जिसकी हाई एटॉमिक नंबर है उसकी हाई प्रायोरिटी। अगर डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो जस्ट उसके बगल वाले एटम को देखते हैं,
उसके एटॉमिक नंबर बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे अगर कहीं डिफरेंस आ जाए तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी हाई प्रायोरिटी। अगर सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड आए तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए हम हाइपोथेटिकल सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं और सिग्मा में कन्वर्ट करने के बाद फिर से कॉन्सेप्ट लगाते हैं एटॉमिक नंबर। और लास्ट अगर कहीं आइसोटोप्स आ जाएं तो आइसोटोप के केस में हमें देखना है एटॉमिक मास। क्लियर? तो अगर मॉलिक्यूल फ्लाइंग गैस में लिखा है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे प्रायोरिटी वाले ग्रुप को प्लेन के पीछे ले जाना है। पीछे ले जाने के बाद जो बचे 3, क्लियर, पीछे ले जाने के बाद भूल जाओ इसकी जगह पे कोई चीज़ है। और अब जो बचे 3, अगर इन तीनों में फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज आता है, घड़ी की सुई की तरह आता है, मूव करता है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाएगा आ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है, घड़ी की सुई के जस्ट अपोजिट साइड मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर के लिए जो बात यूज करोगे वो होगा एस। जैसे मान लो इसी को चेक करें कि इस पर्टिकुलर में इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है CCOH, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी है, ये पर्टिकुलर आपकी लास्ट प्रायोरिटी है। अब ये दोनों कार्बन, लेकिन इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन का अटैचमेंट कर रखा है, लेकिन इस कार्बन से आपने ऑक्सीजन का अटैचमेंट कर रखा है। इसका मतलब ये है सेकंड और ये है थर्ड, और यहाँ पे लास्ट मैंने प्लेन के पीछे रखा है। तो इसका अगर लास्ट प्लेन के पीछे है तो भूल जाओगे यहाँ पे कोई चीज है, और फर्स्ट से सेकंड की तरफ गए, सेकंड से थर्ड की तरफ गए, और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है। और अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इस पर्टिकुलर के लिए जो नाम देने वाले हो ये होगा आ। क्लियर? यही एक से ज्यादा कार्बन में भी हो सकता था। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ पे होता COOH, यहाँ पे होता OH, क्लियर, यहाँ पे होता H, क्लियर, यहाँ पे होता OH, यहाँ पे होता H और यहाँ पे होता COH, तो इसका इस पर्टिकुलर कार्बन में हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे छोटा प्लेन के पीछे ये यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे C पे एक H, एक O, एक C, लेकिन यहाँ पे C पे O, O और O, तो इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये पूरा ग्रुप, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो इसका मतलब फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, मूवमेंट क्लॉकवाइज है। और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? आ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट है फर्स्ट, ये पार्ट है सेकंड और ये ग्रुप है थर्ड और ये है फोर्थ, और फोर्थ प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के पीछे नहीं है। तो अगर कभी सबसे छोटा एटम या ग्रुप प्लेन के बाहर हो या प्लेन में हो तो हमें इवन या ऑड चेंज करके उसको प्लेन के पीछे ले जाना होता है। क्लियर? और इसका मतलब अगर हम कभी इवन चेंज करते हैं, मतलब वो चेंज अगर 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, तो इसका उस पर्टिकुलर केस में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर हमें R दिखाई दे रहा है तो कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री भी होगी R, लेकिन अगर हमें S दिखाई दे रहा है तो कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री भी होगी S, मतलब जो दिखाई दे वही रखना है। लेकिन अगर हमने ऑड चेंज किया हुआ है, जैसे अगर मैंने 1 बार चेंज किया, 3 बार चेंज किया, 5 बार चेंज किया, 7 बार चेंज किया, और चेंज कर रखा है, तो और चेंज कर रखा है इस केस में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर हमें R दिखाई दे रहा है, मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो ओरिजिनली वो R नहीं होगा, बल्कि ओरिजिनली क्या होगा वो S। अगर हमें S दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनली S नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनली होगा क्या वो R। तो हमें जो दिखाई दे उसी का जस्ट उल्टा कर लेना है। मतलब अगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें एक बार चेंज करना होगा, इसी के प्लेन में चेंज करना है। क्लियर? इसी के प्लेन में चेंज करना है। तो इसका अगर हमें एक बार चेंज करना है तो दिखाई दे रहा है S, लेकिन इस पर्टिकुलर पे ओरिजिनली होगा क्या A। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ऑड चेंज हो रहा है तो ऑड चेंज कहाँ पे हो सकता है कि अगर मैंने सबसे छोटे को इस पोजीशन पे ले लिया या इस पोजीशन पे ले लिया, तो यहाँ से यहाँ चेंज करने में भी हमें एक बार करना होगा और यहाँ से यहाँ लाने में भी हमें एक बार चेंज करना होगा। तो इसका ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये पोजीशन है ऑड चेंज की, और ऑड चेंज मतलब जो दिखाई दे उसका उल्टा सोचना है। लेकिन अगर सबसे छोटा एटम है वो इस पोजीशन पे या इवन वो इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे है, इसका मतलब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से प्लेन के पीछे है। लेकिन अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब एक बार यहाँ ले गए, दूसरी बार यहाँ ले गए, इवन चेंज, एक बार यहाँ ले गए, दूसरी बार यहाँ ले गए, इसका मतलब इवन चेंज। ओवरऑल हमने 2 बार चेंज किया है,
और अगर 2 बार चेंज किया है तो इवेंट चेंज है, तो जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे उसी की कॉन्फ़िगरेशन को हमें सेम रख लेना है। तो 2 बार चेंज से रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, 1 बार चेंज से इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इन्वर्जन का केस है, लेकिन यहाँ पे आपका रिटेंशन का केस है। तो ये एक कायरल कार्बन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कायरल कार्बन भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्लेन के बाहर वाले पार्ट हैं, ये प्लेन के बाहर वाले पार्ट एक साइड दिखाई दें, और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेन के बाहर वाले पार्ट अपोजिट साइड में दिखाई दें। तो हमने पहले बताया था कि अपोजिट से कोई मतलब नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेन के पीछे का, ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेन के बाहर का, ये पीछे का, ये बाहर का, और ये दो प्लेन का। तो इसका अगर क्वेश्चन ऐसे लिया जाएगा कि ये COOH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये COH, ऐसे कुछ तो भी हटाने की जरूरत नहीं है, पहले प्रायोरिटीज देखनी है। O C C H, तो इसका ये फर्स्ट है। O से O O O, क्योंकि अगर एसिड को ऐसे लिखता हूँ तो इस पर्टिकुलर को अगर तोड़ो तो यहाँ पे क्या है O, तो यहाँ पे C से O O O लगा हुआ है, लेकिन यहाँ C से H O और C लगा हुआ है। तो एक O को एक को से काट दो, लेकिन यहाँ पे है O O, लेकिन यहाँ पे H और C, इसलिए एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी कम है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, मूवमेंट क्लॉकवाइज है, सबसे छोटा पीछे लगा हुआ है, तो इसका तो ये हो गया आ। लेकिन इस पर्टिकुलर को चेक करें तो इस पर्टिकुलर में ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, मतलब मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, दिखाई दे रहा है S, लेकिन हमें एक बार चेंज करना है, और जब हमें एक बार चेंज करना है तो ये S की जगह ओरिजिनली क्या होगा आ। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि फ्लाइंग वेस्ट में मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं कि 2 एटम है ग्रुप प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के पीछे। तो सबसे छोटे प्रायोरिटी ग्रुप को हमें प्लेन के पीछे ले जाना है और एज्यूम कर लेना है कि वो सिस्टम में नहीं है, और जो बाकी बचे 3 उसको एक प्लेन में मान लेना है। और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो उसके लिए कह देते हैं R, अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए बोल देते हैं S। दूसरा जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हो सकता है इन फिशर, कि फिशर फॉर्म में। तो फिशर फॉर्म में मैंने बताया था कि फिशर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में कार्बन है। तो इसका मतलब अगर ये पोजीशन प्लेन के पीछे की है तो इसका हाँ यहाँ पे अगर सबसे छोटा मौजूद है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये प्लेन के बाहर है, और अगर ये प्लेन के बाहर है इसको यहाँ लाने में, या इसको यहाँ ले जाने में, या इसको यहाँ ले जाने में, या इसको यहाँ ले जाने में हमें एक बार चेंज करना होगा। तो इसका मतलब अगर ये पोजीशन यहाँ पे है सबसे छोटा प्रायोरिटी ग्रुप, तो इसका मतलब इन्वर्जन जो दिखाई दे उसका उल्टा। लेकिन अगर सबसे छोटा इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब पहले से प्लेन के पीछे है, और अगर प्लेन के पीछे है इसका मतलब रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो दिखाई दे वही रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, तो इसका H यहाँ पे है, H की पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो दिखाई दे उसका उल्टा। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, तो दिखाई दे रहा है S, लेकिन ओरिजिनली होगा क्या ये A। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और इसी मॉलिक्यूल का अगर मैंने मिरर इमेज ले लिया और ये कर दिया OH, ये कर दिया H और ये कर दिया CH3, तो इसका ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, मूवमेंट कैसा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ओरिजिनली दिखाई दे रहा है ये R है, लेकिन हमें एक बार चेंज करना होगा, तो एक बार चेंज करना होगा कि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है S। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का आयोपेक नेम सेम है, लेकिन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है, और ये दोनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है मतलब दे आर एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। क्लियर? यही पर्टिकुलर एक से ज्यादा कार्बन में भी हो सकता है, और एक से ज्यादा कायरल कार्बन में अगर मान लो मैंने टार्टेरिक एसिड का केस लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया OH, H और COH, और इस पर्टिकुलर कार्बन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे O, C पे O और यहाँ पे C पे H, O और C, इसलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो मूवमेंट फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पोजीशन यहाँ पे है, इसे एक बार चेंज करके यहाँ पे ले जाना है, इसलिए जो दिखाई दे उसका उल्टा। तो दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा क्या A। अगर इसकी बात करें
तो ये पर्टिकुलर है फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड, तो ये दिखाई दे रहा है आर, लेकिन यहाँ सबसे छोटा है, इसको यहाँ ले जाने में एक बार चेंज, तो जो दिखाई दे उसका उल्टा, तो दिखाई दे रहा है आर लेकिन होगा क्या एस। लेकिन यही मॉलिक्यूल इस रूप में होता OH OH H H और COH, अगर मान लो ऐसा लगा होता तो इसका इस पर्टिकुलर में जो कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है एस लेकिन होगा क्या आर, क्योंकि एक बार चेंज, इस पर्टिकुलर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है एस लेकिन यहाँ पे क्या होगा आर। तो यहाँ पे हमने देखा दिस पर्टिकुलर कंपाउंड है कॉन्फ़िगरेशन RS बट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड हैज कॉन्फ़िगरेशन RR। इसका मतलब दोनों का आइयूपैक नेम सेम लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस, इट मींस दे आर स्टीरियोआइसोमर्स। एक केस में ऐसा भी ले सकता हूँ, इस पर्टिकुलर में अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया, यहाँ पे OH यहाँ पे OH H H और COH ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड मूवमेंट क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्या सोचते लेकिन एक बार चेंज, इसका इस पर्टिकुलर पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या है एस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है मूवमेंट क्लॉकवाइज ये है लेकिन ओरिजिनली एक बार चेंज करना है, और एक बार चेंज करना है तो ये क्या हो गया एस। तो इसका मतलब इन तीनों का अगर आइयूपैक नेम चेक करें तो तीनों का आइयूपैक नेम सेम है, ये है 1 ये है 2 ये है 3 ये है 4, इसका मतलब 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है, इसका वही चीज है, इसका वही है, तीनों का आइयूपैक नेम सेम है लेकिन तीनों का RS नोमेनक्लेचर अलग अलग है, और RS नोमेनक्लेचर सपोर्टिंग फैक्टर है कि तीनों आपस में स्टीरियोआइसोमर्स हैं। बाद में देखेंगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फिर से बोल रहा हूँ, फ्लाइंग वेज में इस पर्टिकुलर कार्बन पे लगा हुआ जो 4 एटम है ग्रुप है, इसको एनालाइज करो। सबसे छोटे को हमेशा प्लेन के पीछे सोचो, अगर वो पीछे नहीं है तो उसे एक बार दो बार चेंज करके प्लेन के पीछे ले जाओ। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है इट मीन्स दैट कॉन्फिगरेशन इज R, अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है दिस कॉन्फिगरेशन इज S। अगर हमने बात किया फिशर में, तो फिशर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के रूप में देखो, अगर सबसे छोटा ग्रुप या एटम, वो ग्रुप भी हो सकता है CH3 भी हो सकता है, सबसे छोटा ग्रुप या एटम अगर वर्टिकल पोजीशन पे है तो इसका तो पहले से प्लेन के पीछे है, हमें चेंज नहीं सोचना है। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो इन्हें एक बार चेंज करके वर्टिकल पोजीशन पे ले जाना है, मतलब एक बार चेंज करना है, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में सोच लेना है। तो इसी के बेसिस पर आगे हम डिफाइन करने वाले हैं कि रिलेशन क्या है, किस कंपाउंड को हम एनहांसर बोलने वाले हैं, किसको हम डायस्टेरियोमर बोलने वाले हैं, कब कंपाउंड मेसो होगा, कब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।